Searching. Yeah. Hello and good morning in this session on unit planning. मैं आप सभी का आज स्वागत करता हूं इस 12 डेज वर्कशॉप के दूसरे दिन. कुछ टेक्निकल डिफ़िकल्टीज़ की वजह से सेशन थोड़ा डिले हुआ, बट वी विल मेक अप द टाइमिंग. आज के सत्र में हम जिस विषय पर चर्चा कर रहे हैं, द टॉपिक ऑफ टुडेज डिस्कशन इज यूनिट प्लानिंग. और ये सेशन एक कॉमन सेशन है अक्रॉस द पेडागोजी सब्जेक्ट्स. तो आपका सब्जेक्ट कोई भी हो, आप अपने सब्जेक्ट पर यूनिट प्लान बना सकते हैं, अपने सब्जेक्ट के यूनिट प्लान्स को यूज़ कर सकते हैं और अपने साथियों की मदद कर सकते हैं, अपनी टीचिंग प्रैक्टिस को बेटर कर सकते हैं. मैं ये प्रयास करूंगा कि इस सत्र में आपके जो सवाल हैं उनके भी जवाब दे सकूं. तो अब मैं अपनी चर्चा का प्रारंभ करता हूं. जैसा कि हम जानते हैं कि टीचिंग लर्निंग में प्लानिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. प्लानिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट not only for a particular lesson, but a good teacher plans things since starting. पूरे साल में आप क्या पढ़ाएंगे, आपको जो सब्जेक्ट अलॉट हुआ है उसका सिलेबस क्या है, उस सिलेबस में कौन कौन सी एक्टिविटीज़ होंगी, उन में से कितनी एक्टिविटीज़ ऐसी हैं जो आउट ऑफ द क्लासरूम होंगी, कितने ऐसे लेसन्स हैं जो आपको डिलीवर करने पड़ेंगे, उन लेसन्स को डिलीवर करने में आपको कितना टाइम लगेगा. सो यू प्लान बेसिकली सिंस स्टार्टिंग मेनी थिंग्स, एंड दिस इज वन पार्ट ऑफ द प्लानिंग विच इज कॉल्ड यूनिट प्लानिंग. हम यूनिट प्लानिंग क्यों करते हैं? हम यूनिट प्लानिंग इसलिए करते हैं ताकि हम अपने टीचर्स की मदद कर सकें, और आप लोग जब क्लासरूम टीचिंग लर्निंग के लिए जाएं तो अपनी टीचिंग लर्निंग को लॉजिकली अरेंज कर सकें. क्योंकि आपका जो सिलेबस है, वेदर इट इज साइंस और इट इज सोशल साइंस और इट इज इंग्लिश और इट इज हिंदी और एनी सब्जेक्ट, in most of the cases and in most of the subjects, the syllabus is arranged through certain themes which are in particular units. So when you do unit planning, you also plan that how much time you need to deliver everything which is there in the unit, how many lessons you need. So unit planning is well linked with the lesson planning. यूनिट प्लानिंग और लेसन प्लानिंग दोनों में बहुत घनिष्ठ संबंध है. जब हम यूनिट प्लानिंग करते हैं तो हम बेसिकली अपनी पूरी यूनिट को एक कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से ओवरऑल देखते हैं. इसमें कितने कॉन्सेप्ट्स हैं, कितने सब कॉन्सेप्ट्स हैं, हमें इसमें से कितना पोर्शन लेना है, कौन सी चीजें किस सीक्वेंस में प्रेजेंट करनी है, कौन से कंसेप्ट्स पहले प्रेजेंट करने हैं, कौन से कंसेप्ट्स बाद में प्रेजेंट करने हैं. तो हम पूरी यूनिट को पहले ओवरऑल एनालाइज करते हैं यूनिट प्लानिंग में, ये डिसाइड करने के लिए कि इस पूरी यूनिट में हम कितने लेसन्स को यूज करेंगे. इससे फायदा ये होता है कि अगर कहीं हैप्सर्डनेस है कंटेंट में, कई बार आप देखते हैं कि कुछ कंटेंट आपको लगता है बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ कंटेंट आपको लगता है लेस इंपॉर्टेंट है, बट व्हेन यू गो थ्रू विद द टेक्स्ट बुक अरेंजमेंट, समटाइम्स यू फील कि आपने जस्टिस नहीं किया कंटेंट के साथ. बिकॉज यू एज ए टीचर इज द बेस्ट जज दैट विच सेक्शन ऑफ द कंटेंट, व्हाट पॉइंट शुड बी एम्फेसाइज्ड मोर इन योर क्लास. तो आप क्या करते हैं कि आप सब्जेक्ट मैटर को थीमेटिकली अरेंज करते हैं और आप ये तय करते हैं कि किस तरह से आप आगे बढ़ेंगे. जब आप पूरा यूनिट प्लान अपने सामने रखते हैं So it also gives you a detailed view of your teaching plan, that how you will go ahead.
You not only analyze the content, you also analyze the teaching methodologies. You also decide what kind of material you will use. So all these things are also there. So in a unit plan, you basically keeps few things in your mind. What are your objectives which you want to achieve? You frame certain learning outcomes related to those objectives. Then there is a content through which those objectives are to be achieved. Then what should be the learning strategy? What should be the assessment strategy? So when you plan as a unit plan, you plan all the aspects. Objectives, it's matching with the content, it's matching with the learning outcomes, it's matching with the assessment strategies, teaching methodologies, everything you consider when you do unit planning. मॉरिसन, जिनकी यूनिट प्लानिंग अप्रोच बहुत फेमस है, उन्होंने यूनिट को डिफाइन करते हुए कहा था कि a unit consists of a comprehensive series of related and meaningful activities so developed as to achieve pupils' purposes, provide significant educational experience which result in appropriate behavioral changes. यूनिट क्या होती है? यूनिट मीनिंगफुल एक्टिविटीज की एक कॉम्प्रिहेंसिव सीरीज है, एक सीक्वेंस है. आप जिन टेक्स्ट बुक्स का इस्तेमाल क्लास में करते हैं, देयर आर सर्टेन टेक्स्ट बुक्स जहां कंटेंट यूनिट में अरेंज है. देयर मे बी सर्टेन टेक्स्ट बुक्स जहां कंटेंट यूनिट में अरेंज नहीं है. और यू में आस्क कि इसमें तो यूनिट है नहीं, मेरे मैथमेटिक्स के लेसन में तो यूनिट है नहीं, मेरे साइंस के टेक्स्ट बुक में तो यूनिट है नहीं. तो ऐसा नहीं होता. यूनिट जो है वो आपका एक लेसन भी एक यूनिट हो सकता है. जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, मैथमेटिक्स आप पढ़ा रहे हैं और मान लीजिए आपको फ्रैक्शंस पढ़ाने हैं, राइट? तो अगर आप फ्रैक्शंस पढ़ाएंगे तो सारा फ्रैक्शन एक दिन में तो नहीं पढ़ा देंगे. आप टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन पढ़ाएंगे, कन्वर्जन ऑफ फ्रैक्शन पढ़ाएंगे, एडिशन ऑफ फ्रैक्शन पढ़ाएंगे, सब्सट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन पढ़ाएंगे. सो इट मे रिक्वायर 7 to 8 lessons to complete the whole concept of fraction. So the whole chapter, which is a detailed chapter in your textbook on fraction, is a unit. Then you decide how you will go ahead with it. When you decide it, then it has become an unit. Then what unit plan? When you arrange the concepts and learning objectives which are to be taught in various lessons, and you reflect the relationship between different concepts as well as the experiences and issues which are often across the subject area, then it is known as unit plan. So let us see that what are the benefits of unit plan. You know, unit plan is mapped around a central problem or purpose. For example, I have given you one example of mathematics that fraction can be a central plan. In biology, the cell can be a central plan. Topic of energy can be a central plan. In English, it can be a particular poetry which can be a central plan. It can be a lesson, prose lesson, that can be a central plan. In Hindi, if you are talking about आप कुछ कवियों के बारे में बात कर रहे हैं, यदि सूरदास के सारे पद आपको पढ़ाने हैं या तुलसीदास के विभिन्न जो उन्होंने विभिन्न प्रकार के काव्य रचनाएं की हैं वो पढ़ानी है, तो तुलसीदास अपने आप में एक यूनिट है. फिर उसमें आप क्या क्या किस किस दिन पढ़ाएंगे, तो वो आपके यूनिट प्लान के लेसन्स बाद में बनेंगे. तो पहली चीज आपको ये ध्यान रखनी है कि जो आपकी मेन थीम है, वो मेन थीम तुलसीदास है, वो मेन थीम फ्रैक्शन है, वो मेन थीम सेल है, वो मेन थीम एटम है. उससे रिलेटेड टोटल कितने कंसेप्ट्स हैं जो उसके अराउंड हैं, जो आपको डिफरेंट लेसन्स में डील करने हैं, आप वो सब एक ही चार्ट में लेकर आ जाते हैं. सो इट ब्रिंग्स बेसिकली अ कंटिन्यूटी दैट विच यू विल टीच फर्स्ट, विच यू विल टीच सेकेंड, विच यू विल टीच थर्ड. And this unit planning also helps to plan how you will encourage the learners' participation. It also helps teachers to plan daily lessons. Unit plan
guides the teacher to arrange the resources according to the requirement. It involves translating general goals into more specific objectives, and it also helps in maintaining a proper pace of teaching to complete the unit. जब आप यूनिट प्लान बनाते हैं तो आपको ये तय करने में आसानी होती है that how many lessons I will teach. Do I require 4 lessons? Do I require 5 lessons? Do I require 10 lessons to complete the whole unit? Then you also plan कि मैं पहले कौन सा लेसन पढ़ाऊंगा, फिर कौन सा लेसन पढ़ाऊंगा, फिर कौन सा लेसन पढ़ाऊंगा. तो एक कंटिन्यूटी मेंटेन होती है. जब आप कॉम्प्रिहेंसिवली पूरी यूनिट को प्लान करते हैं तो आप ये भी ध्यान रखते हैं कि एक लेसन में मुझे कितना कंटेंट कवर करना है. Which content require more emphasis? So for that you plan an elaborative lesson plan. You may deal a particular content in 2 lessons. But sometimes you thought that okay, only introductory knowledge is required, so I may combine 4 or 5 concepts in 1 lesson. So you maintain a proper pace of your teaching if you use a unit planning. हम यूनिट प्लानिंग करते कैसे हैं? अगर आप यूनिट प्लानिंग के बेसिक स्टेप्स को देखेंगे तो ये शुरू होती है डिवीजन ऑफ यूनिट से. हम इकाई को कुछ खंडों में बांटते हैं. उसके बाद हम ये तय करते हैं कि हमारी इस यूनिट के लर्निंग आउटकम्स क्या हैं, कौन से अधिगम उपलब्धियां हैं, कौन सी अधिगम प्राप्तियां हैं जो हमें प्राप्त करनी है. व्हाट आर द लर्निंग आउटकम्स विच वी हैव टू अचीव थ्रू दिस यूनिट. देन to achieve these learning outcomes, what should be our teaching method? What should be our technique? In a lesson plan, in a whole unit, if you plan 4 or 5 lessons, you may decide, okay, in first lesson it will be more discussion mode. In lesson 2, it requires some active engagement of the learner, so you may plan a role play, you may plan a activity. If it is a science, and you may plan that in one lesson, the lesson should be delivered in the laboratory, not in the classroom, because hands-on is required. So you also plan that what are the teaching methods which are required for a particular concept or a particular lesson within the unit. जब आप ये पहले से प्लान करते हैं तो आपको पता रहता है आपको रिसोर्सेस कौन से चाहिए, आपको कौन सा लेसन कहां डिलीवर करना है, कैसे डिलीवर करना है, कब डिलीवर करना है. आप अपने इंटरेक्शन को प्लान करते हैं कि आपका लर्नर के साथ कहां कितना इंटरेक्शन होना चाहिए. किस लेसन में लर्नर टू लर्नर इंटरेक्शन इंपॉर्टेंट है, किस लेसन में लर्नर टू टीचर इंटरेक्शन इंपॉर्टेंट है, किस लेसन में लर्नर टू कंटेंट और लर्नर टू मटेरियल इंटरेक्शन इंपॉर्टेंट है. एंड यू ऑल्सो डिजाइन हाउ यू विल इवेलुएट और असेस द होल यूनिट विच इज कॉल्ड यूनिट टेस्ट. तो हम ये भी तय करते हैं बिकॉज वी फिक्स आवर लर्निंग आउटकम्स, सो कीपिंग दोज लर्निंग आउटकम्स इन आवर माइंड वी सेट द वे थ्रू विच वी विल इवेलुएट आवर यूनिट. It's not always a paper pencil test or a question answer type unit test. You may do some activity, you may give them a particular project in a unit, you may ask them to complete some worksheets, you can organize some activities for assessment purpose. It can be a quiz, it can be a debate. You also plan that what kind of assessment technique or tools you will use to assess the learning outcomes of your learners in this particular unit. So in this way you basically plan. Then you prepare it in a format. So this is a blank format on the slide which you can see. हम इसमें क्या करते हैं, हम इसमें टॉपिक्स और सब कॉन्सेप्ट्स आइडेंटिफाई करते हैं और ये फॉर्मेट हम हर एक लेसन के लिए यूज करते हैं. अगर एक यूनिट में हमने तय किया कि हम 4 लेसन में यूनिट खत्म करेंगे, इफ वी हैव डिसाइडेड वी विल फिनिश दिस यूनिट इन 6 लेसन्स or 8 lessons or 3 lessons, how many number of lessons you have decided, you will prepare this format for each lesson. तो अभी जब आप आफ्टरनून सेशन में अपने यूनिट प्लान्स बनाएंगे तो आप पहले एक यूनिट अपनी टेक्स्ट बुक से चूज करेंगे. अपने पेडागोजी सब्जेक्ट्स में आपके पास 2 पेडागोजी सब्जेक्ट्स हैं, दोनों सब्जेक्ट में एक यूनिट, एक चैप्टर चूज करेंगे. फिर डिसाइड करेंगे कि उस चैप्टर को आप कितने लेसन्स में कंप्लीट करेंगे. यू विल एनालाइज इट, राइट. देन इन वन लेसन व्हाट विल बी द कॉमन topics and subtopics which you will deal. What are the expected learning outcomes related to those topics, concepts and subconcepts? What will be your activities, your teaching methodology, your strategy to deal with that concept? What kind of learning resource you will use? And what will be your assessment strategy? I'm going to show you an example.
so that it will clarify you that how you can prepare your unit plan. Nowadays, we are using a particular tool for unit planning or planning, that is called concept map. आजकल हम लोग जो यूनिट प्लानिंग करते हैं आफ्टर कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच, वी फॉलो कंसेप्ट मैप. कंसेप्ट मैप बेसिकली क्या करता है, हमारे एक यूनिट में जितने भी कंसेप्ट्स हैं उनको आपस में कनेक्ट करता है. उन कंसेप्ट सब कंसेप्ट्स के बीच क्या रिलेशन है, उस रिलेशन को लिंक करता है और पूरी यूनिट की एक होलिस्टिक व्यू हमें देता है, जिसके आधार पर हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं. वी कैन डिस्ट्रीब्यूट द लेसन्स by keeping in mind the linkages between various lessons. So there is always a strong linkage between the unit plan and the lesson plan, as well as there is a sequential linkage between the lesson plans also. तो ये नहीं हो सकता कि यूनिट प्लान आप किसी और टॉपिक पे बना लें, कल को लेसन प्लान बनाने का प्रैक्टिस हो तो आप किसी और लेसन पे बनाएं. नहीं, यू आइडेंटिफाई योर यूनिट, यू आइडेंटिफाई लेसन्स विद इन देम. अदरवाइज यूनिट प्लान की पूरी एक्सरसाइज का कोई फायदा नहीं होता. यूनिट प्लान की एक्सरसाइज का लाभ तभी है, इट इज always beneficial if you are connecting your unit with your lessons. So then on the basis of the concept map, you can distribute your lessons accordingly, you can establish linkages with them, you can plan teaching strategy, identify resources, arrange content and develop assessment tools too. So what is a concept map? It is basically a visual representation of meaningful relationship between the concepts and form of propositions. So if you see a concept map, it has nodes and connecting links. इसमें कुछ nodes होती हैं और उनके बीच कुछ connecting links होते हैं और उन connecting lines के ऊपर labels होते हैं. तो किसी भी concept map के 3 important part होते हैं, nodes, connecting lines और label on lines. ये कैसे काम करते हैं, इसको आप इस तरह से देखिए. ये एक thematic concept map है. आपका एक कोई चैप्टर का पूरा थीम है जो आपका एक की कंसेप्ट है. फिर वो की कंसेप्ट के अंदर बहुत सारे जनरल या मेन कंसेप्ट्स हैं. वो मेन कंसेप्ट्स कैसे की कंसेप्ट से जुड़े हैं वो लिंक रिफ्लेक्ट करता है. फिर उस जर्नल कंसेप्ट के अंदर भी कुछ लेस जर्नल कंसेप्ट्स हो सकते हैं, कुछ स्पेसिफिक कंसेप्ट्स हो सकते हैं, उनके कुछ एग्जांपल्स हो सकते हैं. तो इस तरह से वो आपस में सब कनेक्टेड होते हैं और जब दो कंसेप्ट्स आपस में या दो सब कंसेप्ट्स आपस में कनेक्ट होते हैं तो उसको हम क्रॉस लिंक बोलते हैं. तो इस तरह का जो चार्ट हम बनाते हैं, ये चार्ट आप सॉफ्टवेयर के थ्रू भी बना सकते हैं. हालांकि एक सेशन इस पर है, ऑलरेडी आई हैव शेयर्ड अ वीडियो ऑन दिस आल्सो, एंड इन द लास्ट ऑफ द वर्कशॉप वी विल टेल यू अबाउट अ सॉफ्टवेयर आल्सो, बट हियर वी आर नॉट फोकसिंग ऑन द सॉफ्टवेयर. फर्स्ट यू वर्क ऑन पेपर. तो आज का जो यूनिट प्लान की एक्टिविटी होगी ये आपको सॉफ्टवेयर पर जाकर करने की जरूरत नहीं है. यू कैन डू इट ऑन पेपर. आप अपना टॉपिक आइडेंटिफाई करिए, उसके अंदर कंसेप्ट्स आइडेंटिफाई करिए, उनको कनेक्ट करिए. जैसे आप यहां देखिए, यहां जो एटम है, ये एटम हमारा मेन चैप्टर है, राइट? अब ये एटम में सब एटॉमिक पार्टिकल्स हो सकते हैं. सो एटम हैज सब एटॉमिक पार्टिकल्स. उसमें से पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन होते हैं, नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन होते हैं और न्यूट्रल पार्टिकल्स न्यूट्रॉन होते हैं. एटम के बारे में एक बात ये हो सकती है. एटम के बारे में दूसरा पोर्शन हो सकता है एटॉमिक मॉडल्स, जहां हम बोर मॉडल, रदरफोर्ड मॉडल और थॉमसन मॉडल की बात करते हैं. एटम्स के बारे में अगला कॉन्सेप्ट हो सकता है एटॉमिक नंबर और मास नंबर, जहां हम आइसोटोप्स और आइसोबार्स की बात करते हैं, राइट? आइसोटोप्स और आइसोबार्स में मास नंबर का क्या रिलेशन है और एटॉमिक नंबर्स का क्या रिलेशन है, ये इनके बीच क्रॉस लिंकेज है. तो यहां आप देखिए, ये नोड है, ये कनेक्टिंग लाइन है और ये लेबल ऑन द लाइन है. तो ये लेबल ऑन द लाइन जो होता है ये रिफ्लेक्ट करता है दो कंसेप्ट्स के बीच की रिलेशनशिप. तो इस तरह से हमने पूरे चैप्टर को एटम के इस एक चार्ट में रिप्रेजेंट कर लिया. अब हम ये तय कर सकते हैं कि हम ये पूरा यूनिट कितने लेसन्स में पढ़ाएंगे. हो सकता है एक दिन हम केवल प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन की बात करें, एक दिन हम केवल ऑर्बिट, बैलेंस इलेक्ट्रॉन और बैलेंसी की बात करें, एक दिन हम केवल एटॉमिक मॉडल्स की बात करें, एक दिन हम केवल मास नंबर, एटॉमिक नंबर, आइसोबार्स और आइसोटोप्स की बात करें. तो इस तरह से जब हम पूरे यूनिट का एक कंसेप्ट मैप बना लेते हैं तब वी कैन डिवाइड इट इनटू लेसन्स. हाउ यू सी, जैसे यहां मैंने उस पूरे कंसेप्ट मैप का एक पोर्शन लिया है. You can see that this is one portion which I have selected, which means atom, subatomic particle, proton, electron and neutron. So in one lesson, lesson 1, I am going to deal only with these three parts. Atom has subatomic particle, proton, electron and neutron.
तो ये हमारे मेन कॉन्सेप्ट्स हैं जो हम एक लेसन में डील करेंगे। अब हम अपना लेसन प्लान इस पर बना सकते हैं। तो जब हम यूनिट प्लान बनाएंगे तो जो हमने फर्स्ट लेसन आइडेंटिफाई किया है उसमें हमारे क्या टॉपिक्स हैं, जैसे यहां देखिए हमने लिखा है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ एटम, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस। ये हमारे कंसेप्ट्स हैं, सब कंसेप्ट्स हैं जो हम एक लेसन में डील करेंगे। हमारा लर्निंग आउटकम क्या है कि लर्नर्स डिफरेंशिएट पार्टिकल्स ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। अगर हम इतना समझा पाते हैं तो ये हमारा लर्निंग आउटकम्स एक्सपेक्टेड हो सकता है। ये एक भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, बट यूनिट प्लान में ओवरऑल लेसन का क्या एक्सपेक्टेड लर्निंग आउटकम है हमें वो लिखना चाहिए। जब हम लेसन प्लान बनाते हैं तब हम बहुत सारे लर्निंग आउटकम उस लेसन के लिखते हैं। फिर इसके लिए हम क्या करेंगे, व्हाट एक्टिविटी और स्ट्रैटेजी वी विल यूज। जहां से यहां मैंने लिखा है एक्टिविटी टू शो चार्ज इन द पार्टिकल्स, रोल प्ले ऑन सब एटॉमिक पार्टिकल। तो 2 एक्टिविटी हमने यहां प्लान की है। क्या लर्निंग रिसोर्स यूज होगा, इसके लिए मैंने डिसाइड किया है कि मैं 3D मॉडल ऑफ एन एटम यूज करूंगा। और इसका असेसमेंट कैसे करूंगा, इसके लिए मैं क्रॉसवर्ड पजल डेवलप करूंगा। तो हमने तय किया कि हमारे यूनिट में पहला लेसन क्या होगा, उस लेसन के सब कॉन्सेप्ट्स क्या होंगे, उसका लर्निंग आउटकम क्या होगा, उसमें कौन सी एक्टिविटीज डिजाइन करेंगे, कौन सा हम मॉडल लर्निंग रिसोर्स यूज करेंगे, क्या असेसमेंट स्ट्रैटेजी होगी। फिर हमने इसको फिर दूसरा पार्ट लिया, क्योंकि जब हम प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन की बात एक क्लास में कर चुके हैं तो नेक्स्ट लेसन में अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉन, ऑर्बिट, वैलेंसी, इन कंसेप्ट्स की। तो अब हम ये वाला पोर्शन लेंगे सेकंड लेसन में। जब हम ये पोर्शन लेंगे तो अब हम सेकंड लेसन में केवल बात करेंगे इलेक्ट्रॉन, वैलेंसी, ऑर्बिट्स, इन कंसेप्ट्स की बात हम अपने सेकंड लेसन में करेंगे। तो फिर हमारे सेकंड लेसन के टॉपिक सब टॉपिक होंगे इलेक्ट्रॉन, वैलेंसी, ऑर्बिट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, बोरबरी स्कीम, कंसेप्ट ऑफ वैलेंसी। ये बेसिक चीजें हैं जो हम डील करेंगे, राइट। फिर यहां हमारा लर्निंग आउटकम्स से क्या होगा कि अगर हमारे लर्नर्स बोरबरी स्कीम के हिसाब से इलेक्ट्रॉन्स को सेल्स में फिल कर पाते हैं तो हमारा ये लेसन पढ़ाना सक्सेसफुल हो जाएगा। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हम ब्रेनस्टॉर्मिंग कर सकते हैं, डिस्कशन कर सकते हैं, पॉसिबल स्ट्रक्चर एटम का क्या हो सकता है, उनको ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन फिल करने के लिए एक्सरसाइजेस दे सकते हैं, रोल प्ले भी करा सकते हैं। इसके लिए लर्निंग रिसोर्स क्या होगा, न्यूक्लियस का मॉडल चाहिए, ऑर्बिट्स के मॉडल चाहिए, प्ले कार्ड चाहिए इलेक्ट्रॉन्स पर, ऑर्बिट्स पर, न्यूक्लियस पर। और इसके लिए हमने तय किया कि हम एक 10 मार्क का 10 मार्क्स का यूनिट टेस्ट देंगे, जो टेस्ट हमारे इस लेसन में जो लर्निंग आउटकम है उसको टेस्ट करेगा। तो ये हमने तय किया हमारा कंसेप्ट्स क्या है, हमारे लर्निंग आउटकम्स क्या है, हमारी स्ट्रैटेजीज क्या है, हमारे रिसोर्सेज क्या है और हम इसको असेस कैसे करेंगे। फिर हमने तय किया कि हमारा अगला लेसन जो है वो थर्ड पार्ट होगा जिसमें हम एटॉमिक मॉडल्स की बात करने वाले हैं। तो लेसन 3 में हमने उसी अपने कंसेप्ट मैप में से एक पोर्शन सेलेक्ट किया जिसमें हम एटॉमिक मॉडल, बोर मॉडल, रदरफोर्ड मॉडल और थॉमसन मॉडल, इन तीनों की बात करने वाले हैं। ठीक। सो व्हाट वी विल डू नाउ, वी विल अगेन मेक अ शीट that what will be the concepts atomic model, Thomson model, Rutherford model and Bohr model. What will be the expected learning outcome, that if learners are able to differentiate, if they differentiate between Rutherford model and Bohr's model, this is our learning outcome. Then what activity or strategy we will use to teach it, we will demonstrate the atomic models, we will organize the discussion on it. What is a learning resource, हमने यहाँ तय किया कि I will show them a video animation on different atomic models which is available on YouTube. फिर असेसमेंट हम कैसे करेंगे, अगर हम बच्चों से कहेंगे कि वो तीनों एटॉमिक मॉडल्स के पिक्टोरियल डिमॉन्स्ट्रेशन कर दें, वो बताएं कि थॉमसन मॉडल का पिक्टोरियल डिमॉन्स्ट्रेशन, रदरफोर्ड का और बोर का, अगर वो ऐसा कर पाते हैं तो हम ये मानेंगे कि उन्होंने तीनों मॉडल समझ लिए हैं। तो अगेन वी डिसाइडेड अबाउट सब कंसेप्ट्स, सम लर्निंग आउटकम्स, सम एक्टिविटीज, सम रिसोर्सेज एंड सम असेसमेंट स्ट्रैटेजीज। सिमिलरली हमने फिर फोर्थ पोर्शन लिया जहां हमने एटम के मास नंबर और एटॉमिक नंबर का जो कॉन्सेप्ट था, आइसोबर और आइसोटोप का जो कॉन्सेप्ट था, उस कॉन्सेप्ट को हमने एक और लेसन में कंप्लीट किया। उसमें जब हमने ये पोर्शन ले लिया तो हम यहाँ केवल मास नंबर, आइसोटोप, आइसोबार, एटॉमिक नंबर, इन सब की बात करेंगे। फिर हमने इसके लिए एक प्लान कर लिया कि हमारे कंसेप्ट, सब कंसेप्ट्स क्या होंगे, हमारे लर्निंग आउटकम्स क्या होंगे, हमारी एक्टिविटीज़ क्या होंगी, हम किस तरह से वीडियो डेमोन्स्ट्रेशन यूज़ करेंगे, एग्जाम्पल्स यूज़ करेंगे या कैसे करेंगे, और छोटे प्रोजेक्ट किस तरह से हमारे काम में आएंगे जब हम बच्चों को ये अपॉर्चुनिटी देंगे कि दे सर्च फॉर सम यूज ऑफ आइसोटोप्स एंड आइसोबोर्स इन देयर नेबरहुड और इन देयर डेली लाइफ और इन द मेडिकल साइंस, वी कैन गिव सर्टन स्मॉल प्रोजेक्ट्स। तो इस पूरी प्लानिंग में आपको क्या करना है, नाउ आई एम फोकसिंग ऑन दैट व्हाट इज रिक्वायर्ड फॉर यू।
दिस इज ए एग्जाम्पल ऑफ साइंस. सिमिलरली यू कैन गो फॉर सोशल साइंस ऑल्सो. अभी एक क्वेश्चन आया है कि लेट मी टेल यू how you can go ahead in social science. So let me give you one example for that. For example, you are teaching about social science में concept है British period in India, right? एक लेसन में भी आपकी टेक्स्ट बुक में हो सकता है, 2-3 लेसन में हो सकता है. मैं मान लेता हूं, मान लीजिए एक लेसन में है जिसमें 1757 से 1857 तक के जो कालखंड है, 1757 में जब प्लासी की लड़ाई हुई और 1857 में जब जिसको स्वतंत्रता का प्रथम संग्राम कहते हैं वो हुआ. इस बीच में क्या क्या हुआ, अगर ये एक लेसन में है 1857 से 1947 तक एक लेसन में फॉर एग्जांपल, तो आप एक ही दिन में तो पूरा नहीं पढ़ा सकते. अब आपने तय किया कि 1857 से 1947 वाला जो आपकी बुक का चैप्टर है वो हमारे लिए एक पूरी यूनिट है. दैट इज ए कंप्लीट यूनिट. Then you identify the concepts or the events, important things in that chapter. वहां 1857 के स्वतंत्रता संग्राम पर चर्चा हो सकती है. उसके बाद जितने भी आंदोलन हुए, गांधी का भारत आना, नमक आंदोलन, अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन, असहयोग आंदोलन, कांग्रेस का अधिवेशन जहां हमने पूर्ण स्वराज की मांग की. There are many such incidents during the टाइम पीरियड ऑफ 1857 to 1947, राइट. अब आपने ये तय किया कि इन सारे इंसिडेंट्स को आप 5 अलग अलग लेसन में पढ़ाएंगे. तो ये अब उसको आप कैसे करेंगे? सबसे पहले आप अपना चैप्टर बुक में जो है उसको सामने रखेंगे, उसमें आइडेंटिफाई करेंगे कौन से मेन कंसेप्ट्स और सब कंसेप्ट्स हैं, उसका एक कंसेप्ट मैप एक पेपर पर बनाएंगे. समय क्या क्या चीजें उससे कनेक्टेड है, राइट. उसके बाद आप तय करेंगे पहला लेसन क्या लेना है, सेकेंड लेसन क्या लेना है, थर्ड लेसन क्या लेना है, फोर्थ लेसन क्या लेना है. मान लीजिए आपने तय किया कि 5 लेसन में आप ये पूरा यूनिट कंप्लीट करेंगे. तो अब एक लेसन में मान लीजिए आपने एक लेसन में तय किया 1857 का स्वतंत्रता संग्राम, तो फिर अब उसके सब कंसेप्ट्स क्या होंगे, उसके कारण क्या थे, कहां कहां लड़ा गया, उसके परिणाम क्या हुए. फिर उसकी अगर हायर क्लास में आप पढ़ा रहे हैं तो आप उसकी एक आलोचनात्मक विवेचना भी कराएंगे. यू विल आल्सो आस्क द स्टूडेंट्स टू क्रिटिकली एनालाइज इट्स सक्सेस एंड फेल्योर, राइट. So many things will be there. So those will be your concepts and sub-concepts. फिर आप उसके expected learning outcomes identify करेंगे कि इस particular, अगर मैं 1857 के स्वतंत्रता संग्राम वाला पोर्शन एक लेसन में पूरा कर रहा हूं तो उस लेसन का मेन लर्निंग आउटकम्स क्या होना चाहिए. आप लिख सकते हैं कि लर्नर्स critically analyze the reasons of failure or whatever you will point out the term, जो भी आपकी किताब में दिया है उसके आधार पर आप अपने लर्निंग आउटकम्स डिसाइड करेंगे. फिर आप इसको पढ़ाएंगे कैसे, क्या आप कहानियां सुनाएंगे, क्या आप वीडियोस दिखाएंगे, क्या आप स्टूडेंट्स को कुछ एक्टिविटीज देंगे, क्या आप उनसे कुछ रोल प्ले कराएंगे, कैसे उसको पढ़ाएंगे. दैट विल बी योर एक्टिविटी एंड स्ट्रैटेजी. कौन से रिसोर्सेज यूज करेंगे, आप पिक्चर्स यूज करेंगे, वीडियो यूज करेंगे, टेक्स्ट मटेरियल यूज करेंगे, प्ले कार्ड यूज करेंगे. व्हाट विल बी योर लर्निंग रिसोर्सेज which you will use to teach that topic. Then how you will assess that. तो इस तरह से आप अपने जो भी 4-5 टॉपिक आइडेंटिफाई किए उस यूनिट में, उनकी 5 अलग अलग शीट बनाएंगे. तो आपको एक यूनिट प्लान में क्या करना है, सबसे पहले पेज पर आपको उस यूनिट का एक कंसेप्ट मैप बनाना है. लेट मी क्लैरिफाई इट so that when you do this activity you are very clear that what you have to do. On the first page of your unit plan you will prepare a concept map of your unit, concepts, sub-concepts and their relationship. Then on the basis of that you decide how many lessons you are going to deal in this unit. You may distribute your unit into 3 lessons, 4 lessons, 5 lessons. It all depends upon the nature of the content and amount of the content to be dealt. एक ही टॉपिक पर 6th क्लास में हो सकता है आप 2 लेसन में खत्म कर दें, वही टॉपिक आप क्लास 9th में पढ़ा रहे हैं तो हो सकता है इतना एलेबोरेटेड हो कि आपको 4 लेसन की जरूरत पड़े. तो लेसन कितने होंगे ये प्री फिक्स्ड नहीं होता, ये टीचर फिक्स करता है, कीपिंग इन माइंड द लेवल ऑफ द लर्नर्स, द रिक्वायरमेंट ऑफ द कंटेंट, राइट. तो आप उस तरह से उसको बनाएंगे. जब आप लेसन आइडेंटिफाई कर लेंगे फिर आप हर एक लेसन का ऐसा सीट बनाएंगे जैसा सीट मैं आपको स्लाइड पर दिखा रहा हूं फॉर ईच लेसन. So if you have decided 3 lessons, you need to prepare 3 such seats. If you have decided 4 lessons, you need to prepare 4 such seats. If you have decided 6 lessons, you need to prepare 6 such seats, right? So that will be your 1 unit plan.
the whole unit, its concept map of all the concepts, distribution of the unit into lessons, then brief plan of each lesson और one sheet devoted to each lesson. इसके बाद आप एक कॉम्प्रिहेंसिव यूनिट टेस्ट बनाएंगे कि पूरी यूनिट का अगर आपको परीक्षण करना है, पूरी यूनिट का यदि आपको आकलन करना है तो आप कैसे करेंगे? क्या वो 20 मार्क्स का टेस्ट होगा? क्या वो कोई वर्कशीट होगी? दिस ऑल्सो यू डिसाइड कीपिंग इन माइंड द लेवल ऑफ द लर्नर्स एंड द सब्जेक्ट. हो सकता है व्याकरण पढ़ा रहे हो तो आपका कुछ अलग तरह का असेसमेंट स्ट्रैटेजी हो हिंदी में. मान लीजिए आपने पढ़ाया कि मैं व्याकरण पढ़ाऊंगा. व्याकरण तो यूनिट नहीं है, व्याकरण में यूनिट हो सकती है. सर्वनाम एक यूनिट हो सकती है, विशेषण एक यूनिट हो सकती है, बहुत सारे इस तरह के जो ग्रामर के कंसेप्ट्स हैं वो आपकी एक यूनिट हो सकते हैं. मान लीजिए विशेषण ही आप पढ़ा रहे हैं तो आप सारे विशेषण एक दिन में पढ़ा देंगे तो बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे. देन यू डिसाइड कि ठीक है, मैं गुणवाचक और संख्यावाचक एक दिन में पढ़ाऊंगा, जो बाकी के बचे हुए विशेषण हैं वो अगले दिन पढ़ाऊंगा. तो मान लीजिए आपने 2 लेसन प्लान डिसाइड किए कि 2 लेसन्स में मैं विशेषण खत्म करूंगा. तो पहले दिन क्या पढ़ाएंगे, दूसरे दिन क्या पढ़ाएंगे, उसका भी आप पहले कंसेप्ट में पढ़ाएंगे. विशेषण, विशेषण के प्रकार, प्रकारों के उदाहरण, संख्यावाचक भी हैं तो कौन से निश्चयवाचक होंगे, कौन से अनिश्चयवाचक होंगे, उसमें भी फर्दर डिस्ट्रीब्यूशन है ना विशेषण में, ग्रामर में अगर हम पढ़ते हैं हिंदी में. तो आप जो भी सब्जेक्ट आपका टीचिंग सब्जेक्ट है, चाहे वो साइंस है, सोशल साइंस है, हिंदी है, इंग्लिश है, मैथमेटिक्स है, आपको यूनिट के लेसन्स तय करने हैं और फिर उन लेसन्स के इस तरह से शीट्स बनाने हैं. और शीट्स बनाने के बाद फिर आपको अपने यूनिट प्लान तय करना है. तो मैं मैं आपके कुछ प्रश्न बीच बीच में ले लेता हूं. हेमंत कुमार प्रधान पूछ रहे हैं व्हाट इज अ बेसिक डिफरेंस बिटवीन लेसन प्लान एंड यूनिट प्लान, और वही क्वेश्चन 2-3 और लोगों का है. तो मैं लेसन प्लान बेसिकली अ प्लान ऑफ योर 1 डे एक्टिविटी इन द क्लास. आज आप अपनी कक्षा में क्या पढ़ाएंगे, दैट इंडिविजुअल प्लान इज योर लेसन प्लान. बट how you will distribute your whole unit into lessons, how many lessons are required, what are the expected learning outcome of the whole unit, what kind of learning resources will be used to deal with different lessons in this unit. So when you plan comprehensively about the whole unit by using a concept map, it becomes a unit plan. So unit plan is for you. इसलिए यूनिट प्लान बहुत इलेबोरेटेड नहीं होता. जैसे आप लेसन प्लान बनाते हैं, टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, एक्टिविटीज, 5E की बात करेंगे तो एक्सप्लेनेशन में क्या करेंगे, एक्सप्लोरेशन में क्या करेंगे, जब उसकी चर्चा आएगी तो हम लोग करेंगे कल या परसों में लेसन प्लान कैसे बनाने हैं. बट यहां हम लेसन प्लान नहीं बनाते, यहां हम ये तय करते हैं कि पूरी यूनिट को हम कितने लेसन्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, उन लेसन्स का सीक्वेंस क्या होगा, हर एक डे है वहां पर, तो आपका इवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द कंटेंट हो. अगर हम ये नहीं करते, आप कह सकते हैं कि नहीं जब इसकी इतनी जरूरत नहीं है हम यूनिट प्लान नहीं बनाते, हम लेसन प्लान सीधे बना लेते हैं. होता क्या है, अब जब हम यूनिट प्लान नहीं बनाते हैं तो कई बार हम कंटेंट के साथ जस्टिस नहीं कर पाते. जस्टिस नहीं कर पाते मतलब हमें जो टॉपिक बहुत पसंद आ गया वो हम ज्यादा इलेबोरेट कर देते हैं और फिर बाद में हमारे पास कम समय रह जाता है, तो कई बार हम बहुत सारे जो एंड का लेसन का पोर्शन होता है उसको छोटे छोटे टॉपिक्स में तोड़कर जल्दी खत्म करने की कोशिश करते हैं क्योंकि हमारे पास टोटल ड्यूरेशन वही है. लेकिन अगर हम यूनिट प्लान बना लेते हैं तो हम पहले से तय कर लेते हैं दैट विच कंसेप्ट विल बी एम्फेसाइज्ड मोर, विच कंसेप्ट विल बी एम्फेसाइज्ड लेस, विच कंसेप्ट रिक्वायर द होल लेसन. देयर आर फ्यू कंसेप्ट्स which can be clubbed, 3 or 4 concepts within one lesson. So all this planning basically help in that. That's why this is a big difference between lesson planning and unit planning. There is a question about mathematics lesson plan also. I have already given you many examples of science, of social science, of language. मैंने जैसे अभी एग्जाम्पल जो अपना डिस्कशन शुरू किया था उससे पहले एक एग्जाम्पल आपको दिया था फ्रैक्शंस का. गणित में आपको भिन्न पढ़ानी है, भिन्न, हिंदी में भिन्न कहते हैं, इंग्लिश में फ्रैक्शन होता है.
If you want to teach the concept of fraction to your learners, can you complete it in one lesson? No. First, you need to go through the textbook. If you are teaching fraction in class 6, how much content is there? If you are teaching fraction in class 8, how much content is there? Suppose if you are only teaching to your learners the initial level, that what is a fraction, types of fraction, mixed fraction, proper fraction, improper fraction, conversion of the fraction, then addition of the fraction with same denominator, addition of the fraction with different denominator, using the concept of LCM. ये सब चीजें हम पढ़ाते हैं ना मैथमेटिक्स में, तो सब चीजें तो एक दिन में आप नहीं पढ़ा सकते. मान लीजिए आपने तय किया कि इन फर्स्ट लेसन आई विल टॉक अबाउट ओनली टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस, कि फ्रैक्शन क्या होता है, विषम भिन्न क्या होती है, सम भिन्न क्या होती है, मिश्रित भिन्न क्या होती है, व्हाट इज मिक्स्ड फ्रैक्शन, व्हाट इज प्रॉपर फ्रैक्शन, व्हाट इज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, दैट आई विल टीच इन वन लेसन. तो आपका एक लेसन एक दिन हो गया. नेक्स्ट डे आई विल टीच अबाउट कन्वर्जन ऑफ फ्रैक्शंस, तो कन्वर्जन ऑफ फ्रैक्शन आपने सेकंड डे पढ़ाया. थर्ड डे आपने डिसाइड किया आई विल टीच अबाउट एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शंस, तो आपने एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन पढ़ाया, या एडिशन एक दिन पढ़ाया, सब्सट्रैक्शन एक दिन पढ़ाया. तो यू डिसाइड हाउ मेनी लेसन्स यू रिक्वायर. तो उस तरह से आप उसका यूनिट प्लान बना सकते हैं. सो यूनिट प्लान कैन बी डन इन एनी सब्जेक्ट. आई एम नॉट हियर गोइंग टू tell you each and every subject. I am just giving certain examples. Your resource person will help you in the afternoon sessions when you will discuss with them how to go ahead, how to plan a unit plan. Then they will tell you in more details specifically in your pedagogy subjects. So, there is a question of Subham that what should we make first? First you make a concept map. Without concept map you cannot distribute your unit into lessons properly. So the proper distribution of a unit into lessons, if you want to do it, prepare a concept map. So I told you the first page of your unit plan should be your concept map, which followed by a specific table of specifications for each lesson, the number of lessons which you have identified to complete a unit. All right. Yes, Satyaprakash, you are correct. You can make on equations also this lesson plan. Okay, what is the meaning of nodes? There is a question, what is the meaning of nodes in a concept map? So let me show you what is the meaning of nodes. Like here you can see atomic number, isobar, mass number, isotope and atom. So these main concepts in box are called nodes. Nodes we call to these boxes. These boxes are nodes. The arrow, these lines are called lines, connecting lines. And the text written within the line or on the line is called text on the line or explanation on the line, right? So there are some nodes which are connected with each other with some connection or connecting link, with some meaningful connection. Like atom and mass number, how it is connected? The total number of proton and neutron in an atom is called mass number. So this is the relationship. There is one concept isotope, one concept isobar. How it is connected with the mass number? Isotope have different mass number, isobars have same mass number. Isobars have different atomic number, isotopes, atomic number is same in isotopes. So this arrow also shows the direction of the sentence. If the direction is this, then we can say atomic number is same in isotopes. If it is here, isobars have different atomic numbers. So these are called label on the lines. So nodes, connecting lines and label on the lines are there. Yes, we can break a lesson into sub-concepts. It is required actually. Unit plan help you to break your content into lessons. But when you break your lesson into further concepts and sub-concepts within the lesson, then you basically do the lesson planning, which we are not going to talk today. This is the first step of planning, unit planning. You do unit planning in your both pedagogy subject. It is compulsory that during the workshop,
you have to develop one unit plan each in both the teaching subjects. If you have mathematics and science, then one in science, one in mathematics. If you have English and Hindi, then one in English, one in Hindi. If you have social science and English, one in social science, one in English. So whatever combination you have to develop. आपको दोनों अपने जो पेडागॉजी सब्जेक्ट्स हैं, जो शिक्षण विषय हैं, उनमें एक एक यूनिट प्लान बनाने हैं. ये आपकी एक्टिविटी है जो आपको करनी है. और जब आप अपनी सेकेंड इंटर्नशिप में जाएंगे इस वर्कशॉप के बाद, तब आपको ज्यादा यूनिट प्लान्स बनाने होंगे. क्यों? क्योंकि वहां आपको 20 लेसन्स डिलीवर करने हैं अपने दोनों टीचिंग सब्जेक्ट में. तो हो सकता है एक टीचिंग सब्जेक्ट में आपको 20 लेसन्स के लिए 4 यूनिट प्लान चाहिए हो या 5 यूनिट प्लान चाहिए हो, या आप नंबर फिक्स नहीं कर सकते कि मुझे 2 बनाने हैं, 3 बनाने हैं, 5 बनाने हैं. ये तय करेगा कि जब आप अपनी इंटर्नशिप के दौरान टीचिंग प्रैक्टिस करेंगे तो आप कौन सी क्लास को पढ़ा रहे हैं, उन्हें कौन से चैप्टर्स पढ़ा रहे हैं, उन चैप्टर को कंप्लीट करने के लिए कितने लेसन्स चाहिए. तो उन चैप्टर्स पर आपको यूनिट प्लान बनाने होंगे और उन्हीं यूनिट प्लान में जो लेसन आइडेंटिफाई किए हैं उन्हीं के लेसन प्लान बनेंगे. तो वहां भी ये कनेक्शन रहना जरूरी है कि मैंने जिस टॉपिक पे, जिस चैप्टर पर यूनिट प्लान बनाया है, उसी चैप्टर के लेसन में पढ़ाऊंगा. तो ये वर्कशॉप में हम आपको प्रैक्टिस करा रहे हैं दैट हाउ टू मेक अ यूनिट प्लान. ये एक्चुअल एक्टिविटी आप अपनी इंटर्नशिप में करेंगे. यहां केवल एक एक यूनिट प्लान आपको बनाना है फॉर प्रैक्टिस पर्पज. आपके पास 2 दिन का समय है. आज भी आफ्टरनून का टाइम है, कल भी आफ्टरनून का टाइम है, शाम के बाद आपके पास वक्त ही वक्त है, पूरी रात आपके पास 12-14 घंटे की है. कल सुबह 10:30 बजे तक आप फ्री रहेंगे, शाम के 5:30 बजे के बाद उस पूरे टाइम का इस्तेमाल करिए, अपने यूनिट प्लान्स कंप्लीट करिए, ताकि आप जब प्रेजेंटेशन करें तो इफेक्टिवली अपना प्रेजेंटेशन कर सकें. मुझे लगता है कि मैंने कोशिश की है कि मैं बेसिक चीज़ें क्लियर करूं. Yes, handwritten, you can make it, Pritam, you can make it handwritten, you can make it on Word, whatever. This is flexibility with you because now you are at your home. अभी आप स्टडी सेंटर पर तो बैठे नहीं हैं, आप अपने घर पर हैं. आप अपने पेपर पर बनाना चाहें, 5 पेपर स्कैन करके सबमिट करना चाहें अपनी रिपोर्ट में, वो कर दीजिए. नहीं, आप सीधे वर्ड फाइल में बनाना चाहते हैं, वर्ड फाइल में बना लीजिए. क्योंकि मैं उसको कंपलसरी इसलिए नहीं कर सकता, हो सकता है बहुत सारे लोगों के पास कंप्यूटर नहीं हो, बहुत सारे लोग सेशन केवल मोबाइल से डील कर रहे हो, उनके लिए मुश्किल हो जाएगा. जिनके पास सिस्टम है वो वर्ड फाइल में बना सकते हैं. कहाँ बनाना है ये इंपॉर्टेंट नहीं है. आपने कॉपी पे बनाया, आपने व्हाइट शीट पे बनाया, आपने लाइनदार कागज पे बनाया, या आपने वर्ड फाइल में जाके बनाया, या आपने पावर पॉइंट में जाके बनाया, या आपने कोई कंसेप्ट मैपिंग सॉफ्टवेयर यूज करके बनाया, वो इंपॉर्टेंट नहीं है. इंपॉर्टेंट ये है कि कंसेप्ट मैप क्या है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, और यूनिट प्लानिंग में वो कैसे यूज हो सकता है. अगर आप इस चीज को समझ गए तो हमारे इस सत्र का उद्देश्य पूरा हो जाएगा. मुझे लगता है कि आप लोगों ने इस सत्र को ध्यान से सुना और मैंने प्रयास किया कि आपके प्रश्नों का जवाब दूं, आपको यूनिट प्लानिंग का कंसेप्ट क्लियर करूं. तो आपको इस सत्र में आनंद आया होगा और आप लोगों ने बहुत धैर्य से इसको सुना है. आपके प्रश्न आए हैं, मैंने कोशिश की है कि मैं आपके कुछ प्रश्नों का उत्तर दे सकूं. सभी प्रश्नों का उत्तर देना संभव नहीं होता है, लेकिन जो प्रश्न स्क्रीन पर दिखते हैं और अच्छे होते हैं, तो कंसेप्ट मैप इज अ पार्ट ऑफ यूनिट प्लान, नॉट ऑफ द लेसन प्लान. कंसेप्ट मैप इज अ पार्ट ऑफ अ यूनिट प्लान. ओके, सो एक इस पर वीडियो भी है जो ऑलरेडी हमने आपको सर्कुलेट किया है, तो आप उसको भी दोबारा देख सकते हैं. ये लेक्चर भी यूट्यूब पर रहेगा, तो आपको कहीं कठिनाई आती है तो आप इसको दोबारा प्ले करके, फेसबुक पर रहेगा तो आप दोबारा इसको फेसबुक पेज पर हमारे प्ले करके देख सकते हैं और आपकी सारी समस्याओं का समाधान होगा. आप अपनी वर्कशॉप को एंजॉय कर रहे होंगे और करते रहेंगे. और जितनी भी एक्टिविटी सेशंस हैं, मेरा आपसे रिक्वेस्ट है एक्टिविटीज़ ज़रूर करें, क्योंकि बिना एक्टिविटी के वर्कशॉप का कोई मतलब नहीं रह जाता है. इट इज़ नॉट अ वन वे कम्युनिकेशन. यू हैव टू डू थिंग्स विच आर एक्सपेक्टेड टू डू. सो विद दिस, थैंक यू वेरी मच. अभी इस सत्र के बाद 15 मिनट के गैप के बाद दूसरा सत्र शुरू होगा जो किसी और टॉपिक पर है. हमारी कोलीग डॉक्टर एलिजाबेथ कुरुबिला आएंगी और वो आपसे उस टॉपिक पर बात करेंगी. मैं आपसे फिर मिलूंगा किसी और टॉपिक के साथ. तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार. पूजा डिस्कनेक्ट.